हेलो एवरीवन, जय भीम। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो का टॉपिक है क्या अछूत क्षेत्रीय व्यक्ति हैं, जो कि हमारा अध्याय नंबर 4 है। पिछले वीडियो में अध्याय नंबर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अछूत गांव के बाहर क्यों रहते थे। तो यदि आप यह पुस्तक पढ़ना चाहते हो तो आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीच का वॉल्यूम नंबर 14 देख सकते हो। हिंदी में खंड 14 आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इसको पढ़ सकते हो और अच्छी तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं। तो लिखते हैं, यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या अछूत मूल में क्षेत्रीय व्यक्ति ही हैं, तो मेरा उत्तर है हाँ। हाँ कहने पर अपने कथन को प्रमाणित करना पड़ता है। यदि किसी ने हिंदू गांव के छूत और अछूत लोगों के परंपरागत टोटम अथवा जाति चिन्ह का अध्ययन किया होता तो इस संबंध के यथार्थ प्रमाण मिल सकते थे। दुर्भाग्य से हिंदुओं और अछूतों के जातीय चिन्हों के संस्थान के अध्ययन से नृवंश शास्त्र के विद्यार्थियों ने आरंभ नहीं किया। जब इस प्रकार की सामग्री इकट्ठी हो जाएगी तो हम इस परिच्छेद में उठाए गए प्रश्न पर निर्णयात्मक सम्मति दे सकते हैं। फिलहाल मैंने जो थोड़ी बहुत खोज की है उससे मैं संतुष्ट हूँ कि ग्राम विशेष के अछूतों के गणदेव उसी गांव के हिंदुओं के गणदेवों से भिन्न है। गणदेव का यहाँ पर मतलब होता है जो देवी देवताओं की पूजा होती है। तो जो हिंदुओं की जो पूजा होती है, जो देवी देवताओं की पूजा होती है, चाहे शादी में हो या फिर जो त्योहारों में, तो वो अलग होती है। यदि शादी होती है तो अछूतों के घर में उनके पूर्वजों की पूजा होती है शादी के माहौल में। और हिंदुओं में हम देखते हैं तो शादियों में वेद मंत्र का पाठ होता है, अछूतों में ऐसा नहीं होता अभी भी। तो यह बात ये सिद्ध करता है कि अछूत हैं जो हिंदुओं से भिन्न है, डिफरेंट है। इस बात के पक्ष में अछूत क्षेत्रीय हुए व्यक्ति हैं और गांव में बसने वाली जाति जिस वर्ग की है उससे वे भिन्न दल के हैं। हिंदुओं और अछूतों के गण देवों की भिन्नता ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। तो जो भिन्नता है, जो डिफरेंशिएशन है, वो सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि इस प्रकार की सामग्री एकत्रित करने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो स्पष्ट होने से रह गई हैं। वे कुछ दिशा का निर्देश करती हैं कि अछूत क्षेत्रीय हुए व्यक्ति थे। इस तरह का प्रमाण देने वाली बातें दो प्रकार की हैं। एक तथ्य अनत्यज और अनत्यवासी नाम है जो हिंदू शास्त्रों ने कुछ जातियों को दे रखे हैं। वे बहुत प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। कुछ वर्ग के लोगों के लिए ही इन नामों का प्रयोग क्यों किया गया है, इन शब्दों में कुछ अर्थ छिपा हुआ प्रतीत होता है। यह शब्द निर्विवाद रूप से व्युत्पत्ति जन्य नाम है। वे अंत धातु से निकले हैं। अंत शब्द का अर्थ क्या है? हिंदू पंडितों का कहना है कि जो अंत में उत्पन्न हुआ है, और क्योंकि हिंदू की देवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार अछूत की उत्पत्ति अंत में हुई, इसलिए अनत्य शब्द का अर्थ हुआ एक अछूत। यह तर्क बेहुदा है, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, और हिंदुओं की उत्पत्ति के सिद्धांत से मेल नहीं खाता, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार तो शुद्ध अंत में पैदा हुए। अछूत तो ब्रह्मा की सृष्टि रचना से बाहर का प्राणी है। शूद्र सवर्ण है, इसके विपरीत अछूत अवर्ण है। वर्ण अवस्था से ब्रह्मा की सृष्टि रचना के बारे में हिंदुओं का पहले और पीछे का सिद्धांत अछूतों पर लागू नहीं होता। मेरी समझ में अनत्यज का अर्थ सृष्टि क्रम का अंत नहीं अपितु गांव का अंत है। बाबा साहब की समझ में यह एक नाम है जो गांव की सीमा पर रहने वाले लोगों को दिया गया है। इस अनत्यज
शब्द का ऐतिहासिक महत्व है। यह बताता है कि समय था जब कुछ लोग गांव में रहते थे और कुछ लोग गांव के कोने पर, मतलब गांव के अंत में रहते थे। वे अन्यतेज कहलाते थे। कुछ लोग ही गांव की सीमा पर क्यों रहते थे, इसका सबसे अतिरिक्त इससे अतिरिक्त कोई अन्य कारण हो सकता है कि वे मूल कबीलों से छितरे हुए लोग थे और वे उस कबीले के बाहर के थे जिस वर्ग के लोग गांव के भीतर रहते थे। यही खास कारण था। इस बात इस शब्द में छुपी है जिसका इन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अनत्यय, अनत्यज और अनत्यवासिन शब्दों के प्रयोग का दोहरा अर्थ है। पहले तो इससे प्रकट होता है कि गांव के बाहर पृथक आवास एक ऐसी अनोखी बात थी जिसके लिए नए शब्दों की रचना करनी पड़ी। दूसरे, इन शब्दों का जिन लोगों के लिए प्रयोग हुआ है उनकी तात्कालिक अवस्था को यथार्थ रूप से चित्रित कर देते हैं, अर्थात यह बताते हैं कि वे पराये थे। दूसरा तथ्य यह है कि अछूत छितरे हुए लोग हैं और महार नाम की एक जाति से संबंधित हैं। महाराष्ट्र में महार ही मुख्य अछूत जाति है। यह महाराष्ट्र की अकेली सबसे बड़ी मुख्य जाति है। महारों और दूसरे हिंदुओं का आपसी संबंध स्पष्ट करने वाली बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला क्या है कि महार हर गांव में मिलते हैं, मतलब महाराष्ट्र के। दूसरा, महाराष्ट्र में हर गांव के गिर्द एक दीवार रहती है और महार उस दीवार के बाहर रहते हैं। तीसरा, महार बारी बारी से गांव की पहरेदारी करते हैं। चौथा, महार हिंदू गांव वासियों के विरुद्ध अपने वाहन अधिकारों का दावा करते हैं। इनमें सबसे मुख्य ये है क्या है कि गांव के लोगों से खाना इकट्ठा करने का अधिकार। दूसरा, फसल के समय हर गांव से अनाज इकट्ठा करने का अधिकार। तीसरा, गांव में जो पशु मर जाए उसके शव अपने उपयोग में लाने का अधिकार। महारों की स्थिति से जो बात प्रमाणित होती है, निसंदेह वह केवल महाराष्ट्र तक सीमित है। इस बात की अभी खोज बाकी है, मतलब जो स्थिति है यह महाराष्ट्र तक बाकी है, ये खोज बाकी है कि क्या भारत के दूसरे प्रांतों में ऐसी स्थिति है या नहीं। लेकिन यदि महारों की स्थिति को भारत व्यापी अछूतों की स्थिति का एक नमूना मान ले तो यह स्वीकार करना होगा कि भारत के इतिहास में एक ऐसा समय आया होगा जब दूसरे कबीलों के छितरे हुए लोग एक जगह स्थिर रूप से बसे हुए लोगों के पास आए और उनसे इस बात का सौदा किया जिससे उन छितरे हुए आदमियों को गांव की सीमा पर बसने की अनुमति मिल जाए। उन्हें कुछ सेवाएं देनी पड़ती थी और बदले में उन्हें कुछ रियायतें भी मिल जाती थी। महार के बारे में अनुश्री है। पहला क्या है, इनके वाहन अधिकार उन्हें बरार के मुस्लिम राजाओं से प्राप्त हुई। इसका मतलब केवल इतना ही हो सकता है कि वे अधिकार तो प्राचीन हैं, किंतु बरार के राजाओं ने नए सिरे से मान्यता दी होगी। तो आज भी हम देखते हैं कि जो भारत में जितने भी अनटचेबल जातियां हैं उनके जो घर हैं गांव में, आप देखोगे हमेशा गांव की शुरुआत में और गांव के अंत में जरूर मिलेंगी, चाहे आदिवासी हो और चाहे अछूत हो। यह तथ्य यद्यपि बहुत मामूली है तो भी इससे इतना तो प्रमाणित होता है कि आरंभ से ही अछूत गांव के बाहर रहते आए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें अछूत बनाया गया हो और तब उन्हें गांव के बाहर जाकर रहने पर मजबूर किया हो। वे आरंभ से ही गांव के बाहर रहते आए हैं क्योंकि वे किसी अन्य कबीले से बिछड़े थे जो ग्रामवासियों से भिन्न था।
इस बात को स्वीकार करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह प्रश्न है कि अछूत सदा के लिए अछूत क्यों चले आए हैं। यह समस्या तब तुरंत हल हो जाएगी जब एक बार यह बात समझ में आ जाए कि आज के अछूतों के पूर्वज अछूत नहीं थे, बल्कि ग्रामवासियों की तुलना में छितरे हुए लोग थे। उनमें और दूसरे लोगों में यदि कोई भेद था तो इतना ही कि वे पृथक कबीलों के लोग थे, मतलब इतना ही भिन्न था। तो आपको यह चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है या जो क्रिटिक हैं जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, वो वीडियो का रेफरेंस देकर उस बातों को जरूर देखें। साथ ही साथ एक बार पुस्तक को जरूर पढ़ें, तब आप कमेंट करें। आपका कमेंट मान रहेगा, मतलब आपने कुछ लॉजिकली बात की है। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में। साथ ही साथ आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, जो भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।